हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की ये बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों को डेली देखते रहना है। और इस जीके की सीरीज से आप कोई भी परीक्षा जो कि आपकी यूपी की है तो आप लोग दे सकते हैं, चाहे आपको आपका दे सकते हैं क्या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, या आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका कह सकते हैं जो आपके आर ओ है, या आपका कोई भी परीक्षा अगर यूपी से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है वो आपके कहाँ पर होता है। चलिए बताना है कि शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिएगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो हमने कहा था सासे शाकंभरी और सासे सहारनपुर। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सहारनपुर में आपका होता है। और यह मेला साल में 2 बार आयोजित होता है, ये भी याद रखना है ना। शायद पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे। याद रखिए जो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन है 1 साल में 2 बार होता है। और 1 साल में 2 बार कब होता होगा? याद रखिए एक तो आपके नवरात्रि में होता है, ठीक है, नवरात्रि में होता है। और एक आपका जो होता है वो आपके होली के दौरान होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका शाकंभरी देवी मेला है ये सहारनपुर में होता है और साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिए शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन आपका जो ढोरा मारू है ये नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। और ये राजस्थान का आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बताना है कि कथक कलाकार इनमें से कौन नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए किशन महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और आपकी सितारा देवी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आप जो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये कथक कलाकार हैं, लेकिन जो आपके किशन महाराज आपके हैं, याद रखिए ये आपके कथक कलाकार आपके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर किशन महाराज का संबंध किससे है? तो भैया ये बनारस घराने से हैं और ये एक भारतीय तबला वादक थे, ठीक है। तो जो किशन महाराज हैं ये बनारस घराने से हैं और ये तबला वादक हैं, याद रखिएगा, तबला वादक बन जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन है जो बुंदेलखंड का लोकगीत है? चलिए बताना है कि बुंदेलखंड का जो लोकगीत है इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आहला है, आहला ये आपका बुंदेलखंड का आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए, डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो हमने कहा था संगीत शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय यही था और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया था। ये 2001 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2001 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? चलिए बताना है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी और इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है? लखनऊ घराना, रामपुर किराना या बनारस? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो सी हो जाएगा, ये किराना घराने से आपके संबंधित है, याद रखिए, इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भीमसेन जोशी जो कि एक अपनी मधुर शैली के लिए जाने जाते हैं, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके भक्तिपूर्ण अर्थात जो भजन है और अभंगों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें गायन और हारमोनिया का प्रशिक्षण एक कह सकते हैं दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपकी जो भीमसेन जोशी हैं इनको सन 2008 में, याद रखिएगा, भारत का जो रत्न है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण भी इनको दिया गया है 1975 में, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। बताना है कि जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है आपके कहाँ का है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो चरकुला है वो आपके ब्रजभूमि से है। कहाँ से है? तो आप कहेंगे सर चरकुला जो आपसे है आपका है, ये चरकुला का संबंध कहाँ से है? तो आपकी ब्रजभूमि से है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हमने कहा था कि जो चरकुला होता है ये महिलाएं जो होती हैं अपने सिर पर लकड़ी के बहुत बड़ा एक गोलाकार पिंड होता है ना,
और संतुलित करके कृष्ण के गीतों पर नृत्य करते हैं, है ना। होली के तीसरे दिन मान्यता है कि राधा का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो इस नृत्य में मनोरंजन, कला, अध्यात्म और परंपरा का समावेश होता है, याद रखिएगा, है ना। एक कहानी भी है कि राधा की जो दादी थी, है ना, राधा के जन्म की घोषणा के लिए अपने सिर पर चरकुला लेकर घर के बाहर दौड़ी थी, तब से चरकुला नृत्य का प्रचलन हुआ है। अब आप समझ गए हैं कि भैया जो चरकुला का जन्म हुआ, है ना, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो आपका अर्थ क्या है, ये कहाँ से आया, वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। यहाँ पर बता सकते हैं कि भैया जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप है इसमें योगदान नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, आपका दिया गया है बिंदादीन है, इलियास खां है, उस्ताद दुल्हे खां है, लेकिन जो मेहंदी आपके दिए गए हैं ये आपके लखनऊ घराने से नहीं संबंधित हैं, अर्थात लखनऊ के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है उसमें कोई योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। बताना है जो आपका राई लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित है। राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश में किस एक क्षेत्र से है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है, बुंदेलखंड की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं इस नृत्य को विशेषता श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है उस अवसर पर गाई जाती है। याद रखिएगा, जो राई लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड का है और कृष्ण की जयंती पर यह आपका मनाया जाता है। एक जनजाति है बेड़िया जनजाति, तो बेड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो आपकी करती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें जो महिलाएं होती हैं सरसों की दानी की तरह झूमती हैं। यहाँ पर इसको मोर नृत्य भी कहते हैं। जो राई नृत्य है इसको मोर नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये नृत्य जो है विवाह में भी होता है, पुत्र के जन्म के अवसर भी पर किया जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड के लोक नृत्यों में से जैसे बढ़ाई नृत्य है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका बरेदी नृत्य है, सहरा नृत्य है, ये भी आपके यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कथक से अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे शंभू महाराज, सितारा देवी, लक्ष्मण महाराज जो आपके हैं वो आपकी किससे हैं, कथक से हैं। बाकी देखा जाए ध्रुव तारा जोशी का संबंध आपकी कथक से नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य नहीं है इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो देखो, हमने बताया था रास नृत्य है, चरकुला नृत्य है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया जनजाति आपके झारखंड में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। चलिए, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है और ये मनाई जाती है कहाँ पर मनाते हैं आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताना है। हरिदास जयंती की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर वृंदावन में मनाई जाती है। वृंदावन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वृंदावन आपका आंसर बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से हैं। इनायत खां का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है, तो इनायत खां या इसे इमदाद खानी घराना भी कहते हैं, है ना। तो इमदाद खानी जो घराना है इसे इटावा घराना कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा घराना भी इसे कहा जाता है और यह घराना आगरा के पास एक छोटे से शहर इटावा के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर इमदाद खान रहते थे और इनायत खां के पिता भी एक महान सितार वादक थे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो इनायत खां है इनका जो जन्म है वो 1894 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में आपका हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। चैता दिया है रुदेलखंड से, आहला दिया है बुंदेलखंड से है, बिरहा पूर्वांचल से है और कजरी दिया है अवध से दिया है। अब आप बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आहला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल है, कजरी आपका अवध क्षेत्र दिया है। तो आप कहेंगे जो चैता दिया है यहाँ पर बताना है चैता का संबंध कहाँ से है।
तो भैया ये आपके रुहेलखंड से आपका नहीं है, याद रखिए इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथ में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, आप लोग प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर पहुँच आप यूपी जीके के देखिए 1000 क्वेश्चन भी होंगे आपके, देख सकते हैं कंप्लीट थ्योरी भी होगा, इसी में आपका यूपी का जो करंट अफेयर वो भी आपको मिलेगा, है ना। साथ में 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके इसमें रख दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 क्वेश्चन वो भी आपको मिलेंगे। साथ में जो सीरीज आपकी पढ़ाई जा रही है लगभग 600 प्लस क्वेश्चन आपके होंगे, वो भी इसी में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके और भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। हमेशा से ये क्वेश्चन आपने पूछा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो आपका कजरी है। कजरी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह गीत आमतौर पर महिलाएं भोजपुरी भाषा में गाती हैं, है ना, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, तो हमने कल भी बताया था कि जो कजरी की उत्पत्ति है वो मिर्जापुर से मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और कजरी गायन का प्रारंभ देवी गीत से ही आपका होता है, यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। देखिए ताज से हो गया आपका क्या, आप कहेंगे आगरा, और अगर बात करते हैं कि कौन से महीने में मनाया जाता है तो याद रखिएगा ताज महोत्सव आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे फरवरी महीने मनाया जाता है ताज महोत्सव आगरा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है होली जो आपकी है ब्रज क्षेत्र से दिया है, यहाँ पर नौटंकी आपकी हाथरस से है, बिरहा आपका देखिए पूर्वांचल से है ना कि कानपुर से है, कजरी का संबंध आपकी बनारस से है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चित्रकला के लिए मुगल शैली का आरंभ किया था। बताना है चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ किया गया था। बताइएगा कि चित्रकला का जो मुगल शैली इसका आरंभ जो हुआ था किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है हुमायूं, है ना। चित्रकला की मुगल शैली की जो शुरुआत है वो दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के समय आपकी हुई थी। जब हुमायूं अपने निर्वासन से लौटा था, है ना, यहाँ पर जब शेर शाह सूरी ने इसे भगा दिया था, है ना, 1540 में, और इसके बाद 1555 के बाद जब भारत में वापस लौटा तो अपने साथ 2 प्रसिद्ध फारसी कलाकार लेकर आया था। एक था अब्द कह सकते हैं मसद और एक था मीर सैयद अली था, है ना। तो कह सकते हैं कि भैया आरंभ जो आपका है वो आपकी हुमायूं के समय आपका हुआ था, यहाँ पर आपको याद रख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जहांगीर के समय भैया ये चरम में आपका पहुँच गया था, ये भी नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों याद रखिए इनका जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, तो सोनिया जो आपकी ठुमरी गायिका हैं इनका संबंध आपके बनारस घराने से हैं। याद रखिए बनारस घराना आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। गिरजा देवी की ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं इनको ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इनका जन्म जो आपका हुआ था वो आपके 1929 में वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में आपका हुआ था, याद रखिएगा। और ख्याल और टप्पा गायकी में भी एक अपनी अलग इन्होंने पहचान बनाया था। इनको देखा जाए तो आपका संगीत नाटक अकादमी पद्म भूषण कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2017 में क्या हुआ, दिल का दौरा आया और ठुमरी गायिका यहाँ पर क्या हो गई, कोलकाता में इनका निधन हो गया था दिल के दौरा पड़ने से। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुविख्यात चित्र दिया है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया है। सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो की है किसने किया है। चलिए सत्यम शिवम सुंदरम की रचना है और इनका नाम है शिवनंदन किशोर या शिवनंदन नौटियाल। आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया जो एक पेंटिंग है प्रसिद्ध पेंटिंग थी सत्यम शिवम सुंदरम, याद रखिए शिवनंदन नौटियाल की रचना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। बताना है कौन सा नृत्य है जो आपके बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। और भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखो ये बुंदेलखंड की बात कह रहा है और बुंदेलखंड की बात करते हैं तो ये आपका सैरा है। कौन है, सैरा है।
वहीं पर एक जवारा नृत्य होता है। क्या होता है? जवारा नृत्य होता है। और जवारा नृत्य जो आपका एमपी में आपका होता है, याद रखिए हार्वेस्ट नृत्य भी इसको कहा जाता है, जो फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, आपकी एमपी में है ना। बाकी कुछ एरिया में देखा जाए बुंदेलखंड में भी होता है जवारा, लेकिन अगर पूछे डायरेक्ट तो यहाँ पर आपको बुंदेलखंड में आपका सहरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है लठमार होली मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लठमार होली जो मनाई जाती है वो आपकी कहाँ पर मनाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर है? बरसाना में मनाई जाती है, जो कि मथुरा के आसपास जैसे बरसाना है, नंदगांव है, वहाँ पर मनाई जाती है। होली पर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक आपका माना जाता है। देखा जाए तो इस त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पर देश और विदेश से भी लोग आपके आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस दिन पुरुष जो होते हैं सिर पर ढाल रखकर घुर्नियों के लठ से बचाव करते हैं, जो मारती हैं डंडे से, उसी क्या करती हैं? बचाव करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है निम्न में से किस तबलावादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? कबीर चौरा में जो जन्म हुआ दोस्तों बताना है। यहाँ पर आपके हैं कौन? तो ये पंडित किशन महाराज हो जाएंगे, ऑप्शन बी बनेगा, पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज। याद रखिए जो पंडित किशन महाराज हैं और एक और थे पंडित गुदई महाराज, ये दोनों प्रसिद्ध तबलावादक वाराणसी की कबीर चौरा में आपके जन्मे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक तबला की एक अलग पहचान इन्होंने दुनिया भर में अपना प्रचार किया है, जो आपकी पंडित किशन महाराज हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपके 1923 में आपका हुआ था, है ना। और अगर वहीं बात करें कि जो गुदई महाराज हैं उनका जन्म आपके 1920 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। देखो बिरहा दिया है कन्नौज, हमने कहा ये पूर्वांचल का है, ये नंबर गलत हो गया। अमजद अली खां का संबंध सरोज से है, बिरजू महाराज कत्थक से हैं, आला जो आपका है वो आपके महोबा से है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका कथक है ना। क्या है? कथक हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर कथक जो आपके उत्तरी मैदानों में आपका होता है, और कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कहाँ से हुई? कथा से हुई है। कथक में जो नृत्य के जरिए किसी भी पौराणिक कहानी को पेश किया जाता है, ठीक है ना, और ये नाट्य शास्त्र में भी निहित है। यहाँ पर जो कथक है मुगल काल में दरबारी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल ये आपकी की जाती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरठ में, क्या क्षण है? मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका नौचंदी मेला है। याद रखिए जो आपका नौचंदी मेला है यह एक रंगीन और आकर्षक मेला होता है। होली के कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर लगता है। मेरठ के एक गांव है बिजौली गांव, मिजौली गांव में ही होली के दिन एक अनोखी परंपरा का ये आयोजन आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन बहराइच सुल्तानपुर बरेली जो आपका रायबरेली है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस क्षेत्र की बोली में आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये सब आपके आते हैं आपके अवधी बोली में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से संबंधित माना जाता है? चलिए बताना है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस जनजाति को पतवार राजपूत घराने से माना जाता है? तो दोस्तों ये आपका है कौन? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बुक्सा जनजाति है, बिजनौर जिले में आपकी निवास करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस जनजाति समाज की मूल इकाई गोत्र है ना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो मूल इकाई है वो गोत्र है, ये आपकी बुक्सा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भैया निम्न जनजातियों में से किसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है? और आप कहेंगे सर ये बुक्सा जनजाति है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है और आपके उत्तराखंड में ये जनजाति आपकी पाई जाती है, क्योंकि कभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश का ही क्या था? हिस्सा था, है ना। इसलिए जो जनजाति आपके उत्तर प्रदेश में है वो जनजाति आपके उत्तराखंड में भी मिलेगी। फिलहाल कुछ चीज़ें आपकी हैं जो आपके स्पेशलिस्ट वहीं पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, बुक्सा जनजाति आपका राइट हो जाएगा। अनुलोम विवाह मतलब होता है अपने वर्ण से निम्न वर्ण में विवाह करना, ठीक है ना। इसके विपरीत
किसी निम्न स्तर वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की जो कन्या है उनके बीच संबंध स्थापित होना प्रतिलोम होता है। अब आप समझ गए होंगे अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, अनुलोम विवाह का समान अर्थ होता है कि अपने वर्ण से निम्न वर्ण में विवाह कर देना, और अगर हम बात करें कि इसके विपरीत अगर हम बात करें कि निम्न वर्ण के जो पुरुष हैं वो उच्चतर वर्ण की जो कन्या है उसके बीच अगर संबंध स्थापित होता है उसको प्रतिलोम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो एक होता है कास्ट, है ना, और एक होता है कि नहीं हम उच्च कुल में हैं निम्न कुल में हैं, उसके लिए यहाँ पर होता है कि गरीब अमीर को, अमीर गरीब को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी है थारू जनजाति है ना। कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका जिसका आ रहा है थारू, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से सुमेलित आपका दिया गया है, कौन यहाँ पर आपका सुमेलित है। देखो दिया गया है कि भोटिया बाराबंकी है, बुक्सा बिजनौर है, तो हमने कहा था कि बुक्सा जनजाति जो आपकी है वो बिजनौर जिलों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी, है ना, बिरादरी पंचायत पाई जाती है। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, और ये पाई जाती है आपकी बुक्सा में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। बताना है जहां पर आपके सबसे ज़्यादा एसटी प्रतिशत के हिसाब में है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आपका है सोनभद्र है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, सोनभद्र आपका हो जाएगा। वहीं पर अनुसूचित जाति अगर पूछ लेता है ना, अगर एससी की बात करें कि उत्तर प्रदेश में एससी जो आपके हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो आपके सीतापुर में है ना। दोनों चीज़ों को याद रखना, अगर अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की बात करता है तो सोनभद्र में है, और अगर एससी की बात करते हैं तो आपकी सीतापुर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। जो थारू समाज है इसमें किस प्रकार का परिवार पाया जाता था, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। अभी मैंने बताया सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात जो आपके एससी हैं, और एससी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए इन ऑप्शन में बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन में सीतापुर नहीं दिया है, तब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान एससी के हिसाब से कौन आएगा, सीतापुर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अगरिया जनजाति दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो अगरिया जनजाति है कहाँ पर निवास करती है। अगरिया जनजाति निवास करती है और ये कहाँ पर निवास करती है, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सोनभद्र बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर सोनभद्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। बाकी आपके कुछ ललितपुर में भी आपकी पाई जाती है ना। अगरिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो खनन में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, अर्थात जो खदानें होती हैं उनकी खुदाई के लिए बहुत जाने जाते हैं। पारंपरिक रूप से देखा जाए जो लौह अयस्क और मैग्नीज निकालते हैं ये लोग, है ना। तो दोस्तों याद रखिए ये बात, जैसे अंग्रेजी सरकार के समय की बात करें तो मिर्ज़ापुर के आसपास की जो अगरिया है ना लोग थे, लोहे का खनन करते थे और उसे पिघलाकर धातु बनाते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए इनको अगरिया शब्द आपको दे दिया गया। तो आप कहेंगे सर अगरिया जनजातियों का जो व्यवसाय है वो आपका है क्या, तो कहेंगे खनन, है ना, कोयला खदान हो या लोहा खदान हो उनके लिए आपका होता है, याद रखिएगा, है ना। कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परहिया जनजाति निवास करती है। बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो परहिया जनजाति है वो आपकी निवास करती है कहाँ पड़ती है। जब कुछ ना आए तो सीधा आपको सोनभद्र लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी जनजाति है वो आपके सोनभद्र में आपके यहाँ पर है ना। यहाँ पर देखिए चाहे गोंड हो, चाहे ओझा हो, चाहे धुरिया हो, चाहे पथारी हो, चाहे राजगोंड हो, है ना, ये सब आपको यहीं पर आपको देखने को मिलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है
कर्मा किस का लोक नृत्य है? कर्मा जो आपका है वो किसका लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे सर कर्मा जो करते हैं ये खरवार जनजाति के लोग करते हैं। कौन है? तो यहाँ पर खरवार जनजाति के लोग याद रखिए ये नृत्य करते हैं। याद रखिएगा गोंडवाना की जो लोक संस्कृति है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति अर्थात सबसे कम एसटी जो आपके हैं वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जो आपका जिला है वो है आपका बागपत है। कौन है? याद रखिए बागपत है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो आपके सोनभद्र में हो जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया भी था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? यहाँ पर देखिए जो आपका जालौन है ना, कौन है यहाँ पर? जैसे आपका जालौन है और आपका अयोध्या है, यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों का है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों का जो परसेंटेज है वो 0.6% है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी है ना, एसटी की जो संख्या है वो कितनी है? तो 0.6% आपके याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है ना वाला जिला कौन है? सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? बागपत है। अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जनजाति की कोई भी आबादी यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बात लें तो आपके उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, देखो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जब ये टॉपिक पूरा देख लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा, चाहे वो कितना भी आपको कठिन लग रहा है। किसी का भी वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 10, 20, 25 क्वेश्चन जब आपकी बार बार रिपीट होंगे वो आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को किराता वंश से मानते हैं उत्तर प्रदेश में? बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो स्वयं को किरात वंश को मानते हैं? मतलब ये कहते हैं कि हम किरात वंश से हैं। और दोस्तों ये आपकी है कौन सी? आपकी थारू जनजाति है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। ये जो थारू जनजाति है वो अपने को क्या? किरात वंश की मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और ये लोग ग्राम देवी की पूजा करते हैं। क्या? ग्राम देवी की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है? चलिए बताना है कि भैया बदला विवाह जो आपकी है प्रचलित है उत्तर प्रदेश में, ये आपकी है थारू जनजाति है। कौन है? तो आपकी थारू जनजाति जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। सबसे पुरानी जनजातियों में थारू और बुक्सा का नाम आता है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? बताइएगा निम्न से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को है ना या दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा? तो सबका जवाब डी नंबर है, थारू जनजाति आपका हो जाएगा, है ना। और जो थारू जनजाति के लोग होते हैं इस दिन अपने पूर्वजों के लिए शोक मनाते हैं। वे इस दिन परिवार के जो मृत सदस्य होते हैं उनको रोटी समर्पित करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा जो थारू शब्द है ये थेरवाद बौद्ध धर्म से लिया गया है। थारू जनजाति के लोग जो है वो मलेरिया रोग से बचने की अपनी आनुवंशिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात जो मलेरिया रोग है उसके लिए हम लोग यहाँ पर दवाई वगैरह करवाते हैं, लेकिन ये लोग जो थारू जनजाति के लोग हैं अपनी आनुवंशिक क्षमता के लिए ये जाने जाते हैं मलेरिया रोग से बचने की। इनके अंदर एक टेक्निक आपकी है, याद रखेगा, है ना। और जो थारू जनजाति के लोग होते हैं ये संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग रहें, वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। और देखा जाए तो थारू जनजाति का जो प्राथमिक आहार है वो चावल है।
ये ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाते हैं, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। और ये दीपावली के दिन आतिशबाजी नहीं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछे कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को आतिशबाजी नहीं करते हैं, है ना, आतिशबाजी नहीं करेंगे तभी तो शौक होगा ना, तो आप कहेंगे सर ये आपकी थारू। तो ढेर सारे क्वेश्चन देखो हमने आपको थारू से बताया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके अनुयायी है माही गिर जनजाति है। ठीक है, कौन है, माही गिर जनजाति जो आपका है, याद रखिएगा, ये अपने आप के क्या है, इस्लाम धर्म के अनुयायी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति के लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो भैया जनजाति के लोग हैं जो नौकरी करना कम पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी बुक्सा जनजाति है ना, ये नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, वो खुद का ही काम करेंगे। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, जो कि खनन वगैरह के लिए आपके हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपकी क्या रही है। चलिए, वार्षिक वृद्धि दर रही है आपके, देखा जाए तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1.85%। इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपके जो आपके SC ST की बात है उनके हिसाब से है। बाकी जनसंख्या की वृद्धि 2011 के अकॉर्डिंग 20.23 हो जाती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। और ये आप देख सकते हैं जनगणना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका जौनपुर। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो आपका जौनपुर है, यहाँ पर 1000 अगर पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 1018 है, याद रखिएगा। मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर आपकी 18 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद आजमगढ़, फिर आपका देवरिया, इस प्रकार से आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, ये बताना है। तो भैया उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला है गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है। तो भैया उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता आपसे पूछा है। पुरुष साक्षरता जो आपकी है वो 77.3% आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जनपद है जो आपका नगरीय आबादी वाला है वो आपका गाजियाबाद आपका है। दोस्तों याद रखिए गाजियाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कुछ पॉइंट आपके होते हैं, जैसे अगर पूछे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो आप कहेंगे सर कानपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर पूछे तो लखनऊ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर पूछे जनसंख्या के मामले में तो आप कहेंगे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्षेत्रफल के मामले में अगर पूछे तो सबसे बड़ा शहर आपका लखनऊ है। ठीक है ना। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछ ले जिला तो आपका प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रख लेना है, बहुत IMP क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना। जनसंख्या के मामले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर लखनऊ, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला तो आपके प्रयागराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर देखिए 912 महिलाएं हैं तो 1000 आपके पुरुष हैं, है ना। यानी कि 1000 पुरुषों पर 112 महिलाएं यहाँ पर आपका है, तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय आपके कितने हैं तो आप कहेंगे भारत में कितना है तो आपके 943 है ना, 943 है और 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, यहाँ पर बताना है कुल साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 67.72% आपकी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। लगभग कहीं कहीं 68 भी आपको मिल जाता है ना। यहाँ पर आपसे
पूछा गया है तो इसका आंसर आपका ये बनेगा, ठीक है ना। और अगर पूछे यहाँ पर पुरुषों की कितनी है तो पुरुषों की 77 कुछ है और महिलाओं की है तो 57 आपकी कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी बनेगा। याद रखिएगा 75.14% यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज। इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर है। याद रखिए जो गौतम बुद्ध नगर आपका है ना, ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है। अब आपसे अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब में तो श्रावस्ती में है। कहाँ पर है, तो आपकी श्रावस्ती आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जो प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका कौन है, तो गाजियाबाद इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो हमने अभी बताया कि भैया उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हमने बताया था सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी जो आपकी है वो सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। एससी का जो परसेंट है वो आपका कितना है यहाँ पर बताना है। प्रदेश में यहाँ पर दिया है अर्थात तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर 20.69%, ये लगभग आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब आपको बताना है, गड़बड़ी नहीं करना है ना। अभी बताया था सीतापुर, आप कहेंगे बिल्कुल सही जवाब आ गया है, सीतापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर देखिए अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछा है तो आप कहेंगे सर बागपत हो जाएगा, है ना। ये सब आपको देखो पढ़ाया गया अभी, यहाँ पर बागपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है। अगर हम आपसे बात करें अनुसूचित जाति में जो लिंगानुपात है ना, वो कहाँ पर है, तो ये आपके आजमगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। आजमगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी लिंगानुपात तो हमने अभी को बताया ही था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में इस्लाम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में इस्लाम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, तो ये मेरठ है। कौन है, मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का जो विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था वो कब घटा था। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का जो विभेद है सर्वाधिक रूप से घटा है 91 से लेकर 2000 के बीच में, 2001 के बीच में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें लिंगानुपात का जो विभेद है ना, वो आपके मुख्य रूप से सर्वाधिक रूप से घटा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही और वही क्रम आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका गौतम बुद्ध नगर होगा, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर आपका इटावा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही और वही क्रम इनमें से कौन सा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर तो था ही था, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और आपका इटावा यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी वो आपकी कब थी।
तो यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो भैया देख सकते हैं 10 की वृद्धि दर अधिकतम पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो 91 से लेके जो आपका 2001 वाला है वो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि आपकी अधिकतम रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो आपका दिया गया इनमें से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सीतापुर, आपके हरदोई, इस प्रकार से बनेगा। तो दूसरा नंबर आपके सोनभद्र का आ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है। जो एसटी आपकी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमने बताया था ना सोनभद्र में है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2001 के अनुसार निम्न से कौन सर्वाधिक साक्षर हैं। तो भैया सर्वाधिक अगर साक्षर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जो जैन हैं, जैन, ये आपके याद रखिएगा आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जैन हो जाएंगे। अगला दिया गया है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। बताना है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जनसंख्या के हिसाब से जनपद हमने बताया था आपका प्रयागराज हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2011 के अनुसार निम्न से कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका, ये जो महोबा है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, महोबा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं आपके रामपुर में हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामपुर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षर वाला जिला जो आपका है वो आपके याद रखिए गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद कानपुर का नंबर आता है, यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है भैया, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है ये बताना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके गाजियाबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गाजियाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र जो साप्ताहिक पत्र था वो आपका कौन था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र जो कि साप्ताहिक था ये आपका कौन था, ये आपको बताना है। वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। नया टॉपिक आपकी स्टार्ट है और हमारी क्लास में देखिए कभी क्लास बड़ी होती है कभी छोटी होती है। वो क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है कि अगर टॉपिक छोटा हो जाता है ना, नया टॉपिक आते हैं तो इसलिए उस टॉपिक को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है ना। कल आपको जो मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।